नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात है। तो हम बात करने वाले हैं G20 के बारे में। G20 के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आप सभी को जानते हैं G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो हमारे देश भारत को मिला है, और ये जो प्रेसिडेंसी है वो दिसंबर 2022 से दिया गया है, और ये पूरे साल भर हमारे देश में ये G20 का प्रेसिडेंसी में हमें मिला है, जो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। हमारे देश को पूरे विश्व में हमारे ग्लोबल रूप से अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सुनहरा अवसर है। तो इसको हम लोग किस तरह से यूटिलाइज़ कर पाते हैं उसी से संबंधित आज का ये वीडियो है। तो चलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरे वीडियो को देखिएगा और जुड़े रहिए आज के इस पूरे वीडियो में, क्योंकि मैं ऐसी कई बातों को बताने का प्रयास करूंगा जो हम सबों को जानना काफ़ी आवश्यक है। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये G20 होता क्या है। G20 का मतलब होता है ग्रुप 20, और ग्रुप 20 में वे देश आते हैं जो विकसित है और विकासशील देश है। मतलब और G20 के अंतर्गत में वैसे देश आते हैं जो ग्लोबली रूप से 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वैसा जो देश इस समूह में आ रहे हैं जो लगभग 60% की जनसंख्या ग्लोबली रूप से जो अपने आप को प्रस्तुत करती है, रिप्रेजेंट करती है, वैसे देश G20 में शामिल हैं। और G20 में वैसे देश भी शामिल हैं जो 75% ग्लोबली रूप से ट्रेड करते हैं और जिसकी GDP 85% के आसपास होती है। तो आपको पता होगा कि पिछले साल मतलब दिसंबर 2022 को भारत को ये प्रेसिडेंसी दी गई है, और ये जो प्रेसिडेंसी होता है आपको पता जरूर होगा, और अगर पता नहीं है तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो प्रेसिडेंसी होती है मतलब इसमें जितने भी 20 कंट्रीज़ हैं वो जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती है, मतलब रोटेशन। अगर आज इंडिया को मिला है तो आने वाला जो साल जो है वो ब्राज़ील को मिलने वाला है। तो इस तरह से ये जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती है। रोटेशन के थ्रू ये हर एक कंट्री को मतलब 20 कंट्री जो हैं उनको ये प्रस्तुत किया जाता है। जैसा अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है जो G20 में शामिल है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके इसको आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग के सामने में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये G20 समूह बनाने का जरूरत क्या पड़ा होगा। आप सबों को पता होगा कि ये जो G20 जब इसका एस्टेब्लिश किया गया, उसको स्थापना किया गया, तो उससे पहले वो G7 करके एक संस्था थी। आप सभी को पता ही होगा G7। इस पे जो G7 है इस पे वैसे देश आते थे जो अपने आप को डेवलप्ड मानते थे, मतलब 7 विकसित देश ही इस समूह में शामिल थे। कुछ भी नुकसान होता है विकासशील देशों के द्वारा तो उसका असर पूरी दुनिया पर नहीं पड़ेगा, या फिर अगर कोई डेवलप्ड कंट्री पे कुछ होती है तो उसका जो नुकसान है वो पूरी ग्लोबली रूप से नहीं होगा, ऐसा उनको लगता था। लेकिन अमेरिका में 2008 की आप आर्थिक मंदी को याद करते होंगे। 2008 में एक आर्थिक मंदी आई थी जिसका असर ना सिर्फ अमेरिका पे पड़ा था बल्कि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी का शिकार हुई थी। अलग बात है कि अमेरिका पे ज़्यादा असर पड़ा था, लेकिन अगर आप ग्लोबली रूप से भी देखते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा था, ना सिर्फ अमेरिका पे बल्कि पूरी दुनिया पर। उसी के बाद से G7 के जितने भी मेंबर्स हैं, G7 के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तब उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, हम जो सोचते हैं वो गलत है। अगर किसी देश पे असर होता है, किसी देश पे संकट आती है तो उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। जैसा आप अभी देख रहे हैं वर्तमान समय में ही यूक्रेन और रूस में हमले हुए। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया,
लेकिन उसका जो खामियाजा है वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। तो इसके द्वारा से आप जान सकते हैं, अगर किसी देश पे आर्थिक संकट आती है या किसी भी प्रकार का संकट होता है तो उसका असर सिर्फ उस देश पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ता है। तो यही सबको देख के G7 को महसूस हुआ और उन्होंने विकासशील और विकसित देश को लेके G20 करके एक समूह का निर्माण किया, जिसके द्वारा से वे पूरी दुनिया को फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लान बनाते हैं और भी किसी प्रकार के संकट ना हो उन सबों को भी ध्यान में रख के काम करती है। तो इस तरह से हम लोग जान पाए कि ये जो G20 है उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हमें जानने की आवश्यकता ये है कि ये जो G20 है वो किस तरह से काम करती है। तो G20 है दो तरह से काम करती है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैक। दो ट्रैक होते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। तो फाइनेंशियल ट्रैक के अंतर्गत में वो काम होता है कि जिसपे जो G20 कंट्रीज हैं उसके जितने भी फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं और बैंक्स हैं वे दोनों बैठ के टेबल में बैठ करके वे वित्त से संबंधित बातों को विचार विमर्श करते हैं। वो सिर्फ अपने देश को लेकर भी विचार करते हैं और ग्लोबली रूप से भी उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि ये फाइनेंशियल रूप से भी किस तरह से वे कार्य करते हैं। और दूसरा जो ट्रैक है आपका शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि ये शेरपा होता क्या है। अगर आप किसी भी माउंटेन एरिया में जाते हैं या हिल स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे आप लोगों को माउंटेन में घूमने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए जो गाइड करता है उसको शेरपा कहा जाता है। तो ये जो शेरपा शब्द है उसको यहीं से लिया गया है और शेरपा का मतलब यही होता है कि जो G20 के अंतर्गत जितने भी कंट्रीज़ हैं उन लोगों को गाइड करना उनका मुख्य काम रहता है। क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि G20 के जितने भी बड़ा बैठक होता है, समिट होता है, सबसे बड़ा बैठक जिसमें होता है तो उसमें राष्ट्र के जो मुख्य प्रतिनिधि होते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, तो वे जितने भी समिट होंगे तो वो सब जगह वे नहीं जा सकते हैं। तो उनके जगह पे वो शेरपा, मतलब हर एक जो G20 कंट्रीज़ हैं उसके हर एक एक शेरपा हैं, तो वही शेरपा वहाँ पे जाते हैं और समिट में बैठक करते हैं और इन बातों पर विचार विमर्श भी करते हैं। माने जो ग्लोबली रूप से जो है उन सारी बातों पे विचार विमर्श करते हैं। तो इस तरह से हम जान पाए कि ये G20 है किस तरह से वो काम करता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक साल के लिए जो भारत को प्रेसिडेंसी मिली गई है। तो भारत यहाँ पे एक साल का प्रेसिडेंट है G20 का। तो ये जो समिट होने वाली है वो भारत पे होने वाला है, तो इस पे हम लोग अब बात करते हैं। तो भारत ने जैसा दिसंबर 2022 से भारत को प्रेसिडेंसी दे दी गई है और उसी के बाद से भारत ने निर्णय लिया है कि एक साल के अंदर में वो 200 मीटिंग होस्ट करेगा पूरे देश में, माने 28 राज्यों में हर एक जगह पे ये समिट का ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और मार्च महीना में रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में यह समिट होने जा रहा है। तो उसी को लेके उन्होंने तय किया है कि पूरे वर्ष भर में 200 मीटिंग्स होस्ट करेगा और ये जो होस्ट होगा उसके अंतर्गत 32 सेक्टर शामिल होंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत पूरी रीति से तैयार है और कई मीटिंग हो चुके हैं अभी तक में। जैसे हम सभी को मालूम है कि ये एक साल के लिए भारत को प्रेसिडेंसी दी गई है, तो इसका मतलब क्या होता है कि भारत को एक साल के लिए कई तरह के पावर मिल चुके हैं जो अपने आप को पूरी ग्लोबली रूप से अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपना जो पावर है उसको दिखलाने का ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका दिया गया है। और उसे कई पावर भी दिए गए हैं जो एक साल में वो अपना इस्तेमाल कर सकता है। जैसा आप सबों को ये पता होगा या नहीं भी होगा तो मैं बताऊंगा आपको कि ये जो G20 सम्मेलन होता है उस पे वही देश शामिल हो सकते हैं जो इस देश के समूह में हैं, मतलब G20 कंट्रीज जो हैं वही इस समिट में भाग ले सकते हैं। लेकिन
अगर जिस देश को, जैसा इस वर्ष भारत को मिला है प्रेसिडेंसी, तो भारत को एक अधिकार ये भी है कि वो अपना अधिकार दिखा सकता है कि वो ऐसे देश को भी इस समिट में निमंत्रण दे सकता है जो इस सदस्य नहीं है, मतलब G20 का मेंबर नहीं है, वे देश को भी वे निमंत्रण दे सकता है। जैसा दिल्ली में एक समिट हुआ, उस पे भारत ने UAE को निमंत्रण दिया और वो अपनी जो मित्रता है उसको और अधिक गहराई से मजबूत कर पाने के लिए सक्षम हो पाया। अभी आने वाले में जितने भी समिट होने वाले हैं भारत में, तो उन सारे समिट पे शामिल होने के लिए वैसे देशों को भी भारत निमंत्रण दिया है जो इसके सदस्य नहीं है। जैसा दिल्ली समिट के मैंने बताया कि वहाँ पे UAE को बुलाया गया, तो और भी कंट्रीज़ हैं उनको निमंत्रण दे दिया गया है। जैसे बांग्लादेश हो गया, नाइजीरिया हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, ओमान हो गया, इसी तरह के और भी कई देश हैं जिनको भारत ने निमंत्रण दिया है। और इसके द्वारा से भारत को ही फायदा होगा कि उन सारे देशों के साथ भारत और उनका रिश्ता और भी अधिक मजबूत होगा, जिसके द्वारा से सैन्य रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, हर एक क्षेत्र पे भारत की मजबूती दिखाई पड़ेगी। अब हम लोग को जानने की आवश्यकता ये है कि भारत के लिए ये जो G20 समिट जो है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत को जो G20 प्रेसिडेंसी मिला है वो मतलब उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंसी जो दिया जाता है, मैंने शुरू में बताया कि रोटेशन के द्वारा ये प्रेसिडेंसी दिया जाता है, तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, ये प्रेसिडेंसी भारत को मिलनी ही थी। पर हम लोगों के सामने ये ध्यान देने वाली बात होगी कि ये जो भारत है, हमारा देश भारत है, इस प्रेसिडेंसी को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, ये हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। और ये जो प्रेसिडेंसी के माध्यम से अगर भारत अच्छा इसको इस्तेमाल कर पाता है तो ग्लोबली रूप से वो अपनी उपस्थिति को दिखा सकता है, अपनी मजबूती को दिखा सकता है, क्योंकि पूरी जो दुनिया है भारत को एक गरीब देश के रूप में देखती है, यहाँ की गरीबी को देखती है। लेकिन जो अगर ग्लोबली रूप से अगर आप देखा जाता है तो भारत का जो डेवलप्ड चीज़ है, उन सारी बातों को वो नहीं दिखाता है। तो यही चीज़ भारत के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि वो ग्लोबली रूप से अपनी जो विकसित बातें हैं, चाहे तकनीक की बातें हो, UPI की बातें हो, इन सारी चीज़ों को वो दिखा सकता है ग्लोबली रूप से। तो इस तरह से वो अपना जो अवसर मिला है उसको वो प्रयोग में ला सकता है। तो चलिए देखेंगे किस तरह से भारत अपनी उपस्थिति को यहाँ पे दर्ज करा पाता है। जैसा आप लोगों को मैंने शुरू में बताया फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, फीफा वर्ल्ड कप जो कतर पे हुआ, तो कतर को यहाँ पे ना प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉस हुआ। तो ऑर्गेनाइज क्यों किया? तो इसके द्वारा से UPI, माफ कीजिएगा, कतर ने इस फीफा वर्ल्ड कप के माध्यम से वो अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने ला सका, अपना जो व्यंजन है उसको दुनिया के सामने ला सका। तो ये सारी बातें जो ग्लोबली रूप से वो अपनी उपस्थिति को दिखा पाया, और वो कितना डेवलप्ड हो चुका है वो पूरी दुनिया जान चुकी है। तो उसी के बाद से और भी कई ऑर्गेनाइज चीज़ हो रहे हैं, वहाँ पे होस्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कतर इस फीफा वर्ल्ड कप का माध्यम से वो अपने आप को दुनिया के सामने दिखाने के लिए जो अवसर उन्हें दिया उसका कितना अच्छा तरह से उपयोग कर चुका है। तो वही चीज़ है हमारे देश को भी, हमारे देश की वो अपनी जो भारत का जो कल्चर है, भारत का जो व्यंजन है, भारत का जो संस्कृति है, उसको वो किस तरह से विश्व के सामने मतलब ग्लोबली रूप से प्रेजेंट कर पाता है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी भारत के लिए। और जैसा है कि ये जो G20 का जो प्रेसिडेंसी भारत को मिला है, उसका जो अवसर भारत को मिला है उसका इस्तेमाल भारत ने करना शुरू कर दिया है। और जैसा आपको पता होगा कि ये जो G20 का जो पहला समिट जो भारत में हुआ वो उदयपुर में हुआ था, और जहाँ पे भारत ने अपनी जो छाप है दुनिया को दिखाने के लिए वो शुरू कर चुका है।
क्योंकि वहाँ पे उदयपुर में देखा गया समिट के माध्यम से कि वहाँ पे जो वहाँ का जो कल्चर है, राजस्थानी कल्चर है, उसको वो दिखा पाया और वहाँ का जो खान पान है उसको दुनिया के सामने दिखा पाया। क्योंकि वहाँ जितने भी विदेशी मेहमान आए थे, जितना भी शेरपा आए थे, वे लोग पूरे रुचि के साथ वहाँ की जो संस्कृति है उसको वह जानने के लिए जिज्ञासु दिखाई पड़े। वहाँ के व्यंजन को उन्होंने ट्राई किया। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत का जो यूपीआई है वो अब ग्लोबली होने जा रहा है। क्योंकि इसके माध्यम से जो उदयपुर में जो हुआ समिट, वहाँ के जितने भी शेरपा आए थे उन्होंने यहाँ का जो यूपीआई है उनका इस्तेमाल किया और वे जान पाए कि भारत का जो यूपीआई है वो कितना असरदार है। वहाँ पे जितने भी उन्होंने वस्तुएं खरीदी, वहाँ पे जो क्राफ्ट लगाया गया, जो संस्कृति कार्यक्रम दिखाया गया, व्यंजन लगाए गए, तो उनका जो वे खरीद बिक्री किए वो यूपीआई के माध्यम से उन्होंने किया। तो उन्होंने ये जान पाया कि जो भारत का यूपीआई है वो कितना अधिक स्ट्रांग है। और ये आपको बताते चलूँ, और अब भारत सरकार के माध्यम से ये भी कार्य किया जा रहा है कि जो यूपीआई है वो सिर्फ अब भारत पे नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जितने भी भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं और वहाँ जो अपना काम कर रहे हैं और घरों में पैसा भेजने के लिए जो उन्हें कठिनाइयाँ होती है वो अब दूर होने वाली है। क्योंकि वहाँ से भी लोग जो विदेश में भारतीय रहते हैं वहाँ से भी लोग यूपीआई के माध्यम से भारत में पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ये अभी शुरू नहीं हुई है, वो अभी चल रहा है काम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है G20 समिट हमारे देश के लिए एक अवसर लेके आया है अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने का। तो इस तरह से ये जो G20 है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे सामने। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप सबों को G20 के बारे में कई अच्छी बातों को पता चला होगा जो हमारे देश के लिए किस तरह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बने रहिए जेके स्टडी चैनल पे, और जो लोग नए हैं वो लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।